हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है भोजन कराने की। जहां तक बात है कि हम चिड़िया को भी दाना डालते हैं, चींटी के लिए हम लोग आटा देते हैं, गाय के लिए रोटी बना के रखते हैं। मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बोले मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो हम सब जने हंस पड़े। मैंने कहा मम्मी आप खाती कितना हो, चिड़िया भी नहीं खा पाएगी उसमें। तो फिर मेरी बेटी के मुंह से निकला, बोले पापा दादी की इच्छा, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। तो दाल चावल और खिचड़ी से हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश करी। उसके साथ एक अचार रखा था। नमस्कार जी। टेक वन डिजिटल नेटवर्क की ओर से आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य कि आपने मुझे समय दिया और मैं शायद अपने बारे में कुछ बता सकूं और समाज के लिए हम और आप मिलके बहुत कुछ कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है जी। अनुप्रिया जी, और हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कबीरदास जी का एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये जो भावना है, ये आपने इसको सही मायनों में चरितार्थ कर दिया है। हमारे देश में जहां लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, तो यहाँ पर किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाना ये एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और खासकर तब जब भूख भीख देकर नहीं, सम्मान से भोजन देकर मिटाई जाए। तो आप ये काम कर रहे हैं और हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अनूप जी जो है ये तकरीबन 9 सालों से नोएडा में दादी की रसोई अपने इस इनिशिएटिव के माध्यम से लगभग 400-500 लोगों को हर रोज खाना खिलाते हैं, वो भी महज 5 रुपए प्रति प्लेट में। तो ये एक बहुत ही अनूठा आपने काम शुरू किया है और मुझे पता है कि आपसे इंस्पायर होकर देश के विभिन्न राज्यों में भी लोगों ने इसी तरीके की पहल शुरू करी है। और हमारे देखने और सुनने वालों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि अनूप जी और उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी जो टीम है, वो जरूरतमंद लोगों को सस्ते दामों पर दवाई और कपड़े भी उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल कॉजेस के लिए अनूप खन्ना जी अपना योगदान हमेशा देते ही आए हैं, काफी सालों से बहुत एक्टिव है सोशल वर्क में। एंड सर, दिस इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। और आपके काम को तो राष्ट्रपति जी ने भी सराहा है और केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन जी ने भी खास प्रशंसा की है। और हम जैसे आम लोग तो हैं ही जो आपके इस काम के कायल हैं और वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय द वर्क दैट यू डू। हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि भोजन कराने की। जहां तक बात है कि हम चिड़िया को भी दाना डालते हैं, चींटी के लिए हम लोग आटा देते हैं और गाय के लिए रोटी बना के रखते हैं। इवन घर में भी कहा जाता है पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए भी रखते हैं। मतलब हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संस्कृति में कभी कोई भूखा नहीं जाता है। तो वर्ल्ड अभी मेरे को G20 में जब बुलाया गया था तो वहां पे भी मैंने यही बात बोला था कि पूरी दुनिया में जो भूखमरी की समस्या है उनको भारत से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि हर एक के दिल में ये भावना रहती है कि कोई हमारे यहाँ से भूखा ना जाए, जितने भी जिसकी सामर्थ्य होती है। इवन आप कभी झुग्गियों में जाएंगे वहां पे भी देखेंगे कि वहां पर भी उन लोगों को, गाय को, सबको रोटी वगैरह सब लोग अपने देते, चाहे उनके अपने पास खाने के लिए है या नहीं है। लेकिन तो ये भावना अगर अंदर है तो ये पूरे दुनिया से जो फूड सिक्योरिटी एक चैप्टर था G20 के अंदर, तो जहां मेरे को बोलने का मौका मिला, पूरी दुनिया से 6 लोग थे उसके अंदर बोलने वाले। तो वहां मैंने यही पॉइंट कहा था कि ये भुखमरी की समस्या कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ अपने दिल के अंदर थोड़ी सी भावना होनी चाहिए। अब जैसा आपने कहा, हमने एक मंच बना दिया है और इस मंच के माध्यम से लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए। इसमें लोगों ने अपने कपड़े दिए, पुराने कपड़े होते हैं, हमारे टाइम में तो बर्तन मिल जाते थे पुराने कपड़े देखे, अब तो वो भी नहीं मिलते हैं। तो लोगों को ये लगा कि कपड़ों का करा किया जाए, तो वो कपड़े जो हैं हमने फिर वो 10 रुपए में देने शुरू करे। पॉइंट ये नहीं है कि कपड़े दे रहे हो, आप अपनी मेट को या किसी को भी अगर आपने कोई कपड़ा दिया, आप उसे चॉइस नहीं देते। जैसे आप लोग मॉल्स में जाते हैं, 10 तरह के कपड़े निकालते हैं और उसमें से एक कपड़ा पसंद करते हैं, तो वो एक फीलिंग जो है पसंद की, वो हमने वहां देने की कोशिश करी है। जब एक कोई मेट आती है, कोई गरीब होता है, वो अपनी मर्जी से उसमें से पसंद करके अपनी मर्जी का निकालता है, तो वो सेटिस्फेक्शन बेचने की कोशिश करी है। इसी तरह से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है,
मेरा दवाइयों का शुरू से काम रहा है नोएडा के अंदर, 1984 से मैं यहाँ पर हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी दवाइयां हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की। ये आपके जम्मू के अंदर भी और इधर लद्दाख वगैरह सब जगह इसकी, पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी 14,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो जो बजट आपका 10,000 का घर का रहता है वो यहाँ से 1,500 से 2,000 रुपए में आ जाता है। तो हमारा कंसेप्ट वही है, जो मूलभूत सुविधा एक आम आदमी को चाहिए, रोटी, कपड़ा और दवाई, 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े और सस्ती दवाई। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप अपने मोहल्ले में शुरू कर सकते हैं। आप एक सोसाइटी, जो अपनी किटी पार्टी वगैरह है, अपने पुराने कपड़े होते हैं उनको लेके रख सकते हैं और जो जरूरतमंद दिखता है उसको दे सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है और इससे लोगों ने बहुत सीख ली कि आदमी सोचता बहुत है। एक्चुअली हम लोग सोचते रह जाते हैं कि बड़ा काम हम लोग कर नहीं पाते, छोटा काम करते नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं जी। तो मेरा ये कहना है, आप कहीं से भी शुरुआत करिए, छोटे से काम से शुरुआत करिए, बड़ा काम अपने आप हो जाता है। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और काफी बार क्या होता है कि इंसान सोचता है कि मैं ऐसे किसी काम में लगूं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता करें कैसे। तो आपने जैसे पहल किया तो आपके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और फिर ये जो आपने मॉडल एस्टैब्लिश किया है, लोगों को समझ आने लगा। तो अब उसी तरीके से आपसे सुझाव ले लेके और आपके इस मॉडल को देख के लोगों ने बाकी जगह भी ये काम शुरू किया हुआ है। अच्छे लोगों की दुनिया में कमी तो नहीं है, पर उन्हें कई बार समझ नहीं आता कि करें कैसे। एक्चुअली लोगों ने मेरे से शुरुआत जब करी तो राय मांगनी शुरू करी, हम कैसे करें। मैंने कहा ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें खाना बनाइए दीजिए। नहीं, हम इतना सारा खाना कैसे देंगे। मैंने कहा किसने कहा 500 आदमी को खाना शुरू करिए, 50 आदमी से शुरू कर दिए। आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने घर में 5 आदमी से बनाइए खाना। आपका अखबार वाला आता है, आपके रिक्शा वाले होते हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप उनको खाना देना शुरू कर दिए। किसने कहा 50 आदमी को देना है, 500 आदमी को देना है। 5 आदमी से शुरू करिए। आप जैसे किटी पार्टी में 20 लेडीज जाती हैं, आप लोग, आपने 5-5 आदमी का खाना ले गए, 100 आदमी का खाना हो गया। पहले आपने अपने नीचे अपने खाना बांटा, उसके बाद अपने हाउसिंग के लिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग, मैंने जैसे बताया, सोचते रह जाते हैं, करते नहीं। आप कहीं से शुरुआत करिए और आपको मजा आना शुरू होगा, आगे भी करते रहेंगे आप। तो लोगों को ये चीजें बड़ी इजी लगने लग गई। लोगों ने शुरू ने, किसी ने 50 आदमी से शुरू करा, किसी ने संडे करता था, कोई संडे और फिर ट्यूसडे शुरू करा, फिर शनिचर भी ऐड कर दिया, फिर 7 दिन करने लगता है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं देश के अंदर जो 2,500-3,000 हजार आदमी को रोजाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छे स्केल पे कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कुछ भी करो, दिल के साथ में करो, लगन के साथ में करो, सक्सेस हमेशा मिलेगी आपको। अच्छा अनूप जी, हमारे देखने सुनने वालों को ये दादी की रसोई ये शुरू कब हुई और इसके पीछे की सोच क्या थी, जरा सा ये भी प्लीज बताइए ना। देखिए, मेरी शुरू से एक आदत रही है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और एक जो कुछ चेंज करने का मूड होता है, तो उसमें लोग के दिल में आता है कि ये इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। बड़ा काम हम लोग, जैसे मैंने बताया कि ये नेताओं के ऊपर होता है, हम सरकारों से उम्मीद करते हैं, वो हम कर नहीं सकते। तो छोटे छोटे से काम हमें, मैं हर एक जगह कहता हूं इस बात को, 5 घर इधर और 5 घर इधर, अपने जो भी आपको गलत दिखता है उसको सुधारने की कोशिश करें, पूरा देश सुधर जाएगा। हमें पूरे देश को सुधारने की जरूरत ही नहीं, वो हमारे नेताओं का काम है। हम लोगों का काम है कि अपनी गली मोहल्ला और जो हमारे अंदर, जो, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ पोस्टमार्टम हाउस था नोएडा के अंदर, वहां पर डेड बॉडी सड़ी गली पड़ी रहती थी। मैंने अथॉरिटी से जाके कहा, साहब ये तो गलत हो रहा है। बोले हम पे बजट नहीं। मैंने कहा अगर आपने नहीं करा तो मैं 2 डेड बॉडी का डीप फ्रीजर मैं डोनेट करूंगा अपनी तरफ से। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने डोनेशन का। तो मैं केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं यहाँ का, पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले का। तो हमारी एसोसिएशन ने कहा हम जनरेटर भी देंगे, लाइट जाने की स्थिति में क्या होगा। एक साहब ने बड़ी सी रिक्शा बनवा दी डेड बॉडीज के लिए, किसी ने कुछ करा, एक ने एसी लगवा दिया जहां पर ये पोस्टमार्टम होता था। देखते देखते बड़ा हुआ तो अखबारबाजी हुई उसमें, और अथॉरिटीज को भी लगा कि यार एक साधारण आदमी ने ये सारा कुछ कर दिया, हमें कुछ करना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को या सरकार को या किसी को भी इस तरह के काम करिए, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कहीं गड्ढा हो जाता है, आप लेटर लिखते हैं, सड़क में यहाँ गड्ढा है, कोई नहीं भर रहा, कितने का गड्ढा भरा जाएगा? 10 आदमी मिलकर उस गड्ढे को भर दीजिए, फिर उसे दीजिए, आप कहिए कि आपने नहीं भरा, देखिए हमने भरा है। तो वो अथॉरिटीज को आप कंपेल करिए कि ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों ने शुरू से ही करते आ रहे थे। जैसे हमारा केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हम साल में जब ठंड आती थी, हमने कहा इस बार हम कंबल बांट रहे हैं। किसी ने 2 कंबल दिए, किसी ने 4 कंबल दिए, 700-800 कंबल बढ़ जाते थे। बरसात में छाते बांट दिए हम लोगों ने, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इसी में दादी की रसोई का, मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी,
तो बोले मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो हम सब जो हंस पड़े, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। मैंने कहा मम्मी आप खाती कितना हो, आपके कितने का भोजन हो जाएगा, तो चिड़िया भी नहीं खा पाएगी उसमें। तो फिर मेरी बेटी के मुंह से निकला, बोले पापा दादी की इच्छा, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। तो दाल चावल और खिचड़ी से हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश करी। उसके साथ एक अचार रखा था, और धीरे धीरे किसी को अपना जन्मदिन मनाना था, किसी को कुछ करना था, फिर रोटी ऐड करी, इसमें रसगुल्ले भी हैं, पेड़े भी हैं। आज 5 रुपए का हमने एसी आउटलेट खोला हुआ है, जिसके अंदर अंदर बैठा के खिलाते हैं, बाहर कूलर्स वगैरह लगा रखे हैं, और ठंडे पानी की व्यवस्था है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी देते हैं सबको। जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज हम लोग नहीं खा पाते अपने घर में, वो देने की कोशिश करते हैं। 5 स्टार क्वालिटी का खाना देना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी को भी, लेकिन मेरा मानना है 5 स्टार क्वालिटी का खाना देना ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से दिया जाए जी। तो लोग आते हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे आते हैं, उनके लिए चॉकलेट्स वगैरह हैं, टॉफीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे हम लोग चूरन चटनी लेते थे स्कूल से निकल के, वही वाली फीलिंग्स है वहां पर। अच्छा, एक चीज जो अनूप जी मुझे खास बहुत अपील करी आपके इस पूरी जो आप कोशिश कर रहे हैं, आपने काफी सारे दूसरे मुद्दों को भी इसके साथ जोड़ लिया है। मसलन आपने सिविक सेंस इंस्टिल करने वाली बात को भी ले लिया है, आपने पॉलिथीन का यूज कम हो, आपने ये बहुत सही बात पकड़ी है। इसके माध्यम से, बिल्कुल सही कहा आपने, इसके माध्यम से मैंने एक तरह से लोगों को सिविक सेंस, जैसे वहां पर लाइन लगवाते हैं हम लोग सबको, ये मेरे को पेट्रोल पंप पे देखने में लगता है। जब आप पेट्रोल भरवाते हैं, 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया आपने, उसके बाद में आप पैसे निकालते हैं। जब तक पेट्रोल पड़ रहा है उसको हाथ में दे दे पैसे, जब पेट्रोल पड़ा टंकी बंद करी उसने, आप निकल लिए। तो टाइम सेविंग होना बहुत जरूरी है। एक तो ये मैंने करा, इसमें लाइन लगती है, सबके हाथ में 5 रुपए का सिक्का होता है। दूसरा मैंने काम करा पार्किंग का। हमारे यहाँ जो भी गाड़ी खड़ी होगी सीधी सीधी लाइन में खड़ी होगी। किसी ने टेढ़ी लगाई जिसमें 3 गाड़ी की पार्किंग खत्म होती है, उसे खाना नहीं मिलता है। ऐसी तरह से स्कूल के बच्चे आते हैं, अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल पे आए हैं, बगैर हेलमेट के आए, उन्हें खाना नहीं मिलेगा किसी को भी। ये छोटी छोटी दवाइयां हैं, दवाइयां जब हम सस्ती दे रहे हैं, पूरे शहर में हम ही दे रहे हैं, तो वहां पर हमने कह दिया कि हम ना तो कागज का थैले देंगे ना पॉलिथीन देंगे, आपको घर से कपड़े का थैला लाना है तब दवाई मिलेगी, वरना हाथ में लेके जाइए। शुरू में बहुत लड़ाई लड़ी लोगों ने, बहुत ज्यादा कहते थे, कहने लगे खन्ना साहब क्या बात है, ये पहली दुकान देखी कोई कागज का थैला भी नहीं दे रहा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमने आदतें बिगाड़ी हैं, हम आपकी आदतें सुधारेंगे। हम आज आते हैं 90% लोग कहते हैं खन्ना साहब कुछ सिखाया नहीं सिखाया, आपने थैला लाना सिखा दिया हमें। तो हमें आदतें सुधारनी है। पॉलिथीन को रेडिकेटिंग का जो हम लोग काम करते हैं, लोग कहते हैं हमने थैले बांट दिए, ये करा, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम अपनी बेसिक नेचर नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम और आप कभी भी विदेश से लौटते हैं, मेरा बेटा सिंगापुर में है, हम बाहर जाते रहते हैं, हमें सिर्फ वहां पे 2 चीजें पसंद आती हैं। हमें वहां पर क्या होता है, एक तो रोड बहुत क्लियर होती है, हॉर्न नहीं बजते, लोग बहुत ज्यादा प्यार से बोलते हैं। हिंदुस्तान में आते के साथ ही जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उसमें लिखा होता है ब्लो हॉर्न, हॉर्न की आवाजें शुरू हो जाती हैं, गड्ढे शुरू हो जाते हैं। तो आपको देश में, हमें बाहर में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। हमें 2 या 3 चीजें रहती हैं, एक तो साफ सफाई बहुत है, रोड में गड्ढे नहीं होते और हॉर्न नहीं बजते। ये छोटी छोटी सी बातें हमें याद रह जाती हैं। तो ये चीजें हम लोग क्यों नहीं कर सकते। आप दादी की रसोई आइए, वहां बिल्कुल ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह हर चीज, खाना खाते हुए कोई मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता, जैसे मंदिर और गुरुद्वारे में वगैरह में होता है। तो बड़े आराम से उसी तरह से लोग खाते हैं वहां पर, और साफ सुथरा रहता है, आप इंश्योर करते हैं। ये चीज मैं आपसे भी यही शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे भी काफी बार महसूस होती है कि जैसे हम भंडारे करते हैं, और तो जैसे आप पुण्य कमाना चाहते हैं प्रसाद बांटकर, तो आप वो पुण्य कमा रहे हैं, तो गंदगी फैलाने का पाप अपने सर हम क्यों ले लेते हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम शुरू किया है तो उसको अंजाम भी सही दें। अगर जैसे कितना आप देखते हैं कि पत्तल वगैरह इधर उधर बिखरी रह जाती हैं, और भंडारे के बाद वो प्लास्टिक के कप पूरे पड़े होते हैं यहाँ से वहां तक। तो जो खिला रहे हैं आप, ये पुण्य कमा रहे हैं, तो सफाई का भी पुण्य आप ही कमा लें। नहीं, आप हमारे यहाँ आइए, ये बहुत बड़ा कमाल की बात है। 400-500 आदमी खाना खा के जाता है, एक आपको कतरा भी नहीं मिलेगा इधर उधर। बहुत ये सबसे बड़ी खासियत यही है। वहां पर लोग दूर दूर से देखने आते हैं इस बात को, कि वहां पर जो साफ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने करी हुई है, उसका जवाब नहीं है वहां पर। और मैं ही नहीं करता, लोग इतने सिविक सेंस में उनको अंदर से भावना आ गई है। मैंने कहा देखिए, आपको रोज खाना है, अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो आसपास के दुकानदार वगैरह आपको कल से परसों से आपको मना कर सकते हैं। तो उनको भी ये एहसास कराया गया कि एक हमें अगर रोजाना यहाँ पर कुछ काम करना है तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इसीलिए शोर नहीं मचाता कोई,
क्योंकि अगर जरा जरा से एक एक बात करेंगे तो 400-500 आदमी का तो शोर ही इतना हो जाएगा कि आसपास के दुकानदार परेशान होंगे। आसपास के दुकानदार कोई परेशान नहीं होता, पूरी मार्केट के अंदर सब जने इस बात की तारीफ करते हैं। ये तब हो रहा है जब जो खाना खाने आ रहे हैं उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई है। मैंने बताया कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके कहीं से भी लेके कुछ भी काम करना चाहें, लोगों को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। लोग बहुत समझदार हैं, प्यारे हैं और बड़ी अच्छी तरह से समझ के कोऑपरेट करते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज भी आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कपड़े देते हैं, मेरे पास शादी के लहंगे शेरवानीज वगैरह बहुत हैं, 1-1 1.5 लाख रुपए की। अगर किसी को किसी गरीब की शादी करनी हो, किसी अमीर को भी करनी हो, क्योंकि इतने महंगे महंगे हैं, जिसने अपनी शादी के दिए हैं हमें, तो वो शादी में हम 20-25 शादियां भी करा चुके हैं इसके माध्यम से। शादी के लिए हम देते हैं, शादी करिए और फिर वापस कर दीजिए हमें, जिससे किसी और की शादी हम करा सके। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। अगर आपके वहां पे जम्मू से डायरेक्ट यहाँ पर कोई ट्रेन से भी आना जाना करता है तब भी उसे बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 1.5 से 2 लाख रुपए जो ये शेरवानी और लहंगे कुर्ते वगैरह में खर्च करते हैं, उससे लड़की की कोई जरूरत का सामान दे दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर कि उन्होंने जब शादी हुई तो उसने खुद कहा था कि मम्मा ये लहंगा बस एक ही बार काम आएगा और फिर ये रखा ही रहेगा, तो ये पैसा कहीं और काम आ सकता है। एंड वी रेंटेड अ लहंगा फॉर हर एंड शी वेरी हैप्पीली एंड विलिंगली वॉर इट कि वील डू दिस। और बाकी साड़ियां तो खैर जो बच्चे अपनी पसंद से लेते हैं वो तो, बट शी अंडरस्टूड द फैक्ट कि ये बेकार का खर्चा है और ये फिर बाद में काम आता नहीं है। तो दिस इज ये संस्कार होते हैं जो आपने अपनी बेटी को दिए। बट रियली एंड दूसरी ये बात की, साथ ही इतना कपड़ा जो हम आए दिन खरीदते रहते हैं, फिर अगर वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता और वो लैंडफिल्स में चला जाता है, वो एक अलग किस्सा है और अलग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके से कपड़े का रीयूज भी हो रहा है और सही जगह पे वो फिर से भी इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरी उसकी लाइफ साइकिल में वो ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। तो दिस इज वन। एंड एक आपकी मुझे लाइफ फिलॉसफी भी बहुत पसंद है। आपने एक बार कहा था कि बच्चों का जब जन्मदिन होता है तो हमेशा बच्चा कहता है मुझे क्या मिलेगा, उसे ये सिखाइए कि मैं क्या दूंगा। The joy of giving. ये हमने शुरू से रखा था कि जो बच्चे का जन्मदिन के लिए कुछ आते थे हमें, मैं उनसे कहता था पहले तो अपने बच्चे को लाइए, बच्चे से इस बार कहिए हमें क्या बांटना है। हर बच्चा अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करता है इस बार मेरा बर्थडे क्या दिलवाओगे ना, पहले बच्चा कहेगा मुझे क्या बांटना है, उसके बाद सेकंड डिमांड रखेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं आपने बहुत सही चीज सिखाई है हमारे बच्चों को। अब वो कहते हैं इस बार हम रसगुल्ले बांटेंगे, इस बार हमें आइसक्रीम बांटनी है, इस बार हमें ये बांटना है पापा, मैं इस बार जन्मदिन पे ये बांटूंगा। तो आपको बच्चे के अंदर शुरू से ये भावना पैदा कर दी कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ, देना तो है, ये सारी जिंदगी मिलता है। तो ये, और जब हमने उनसे कहा सबसे पेरेंट्स से कि आप 10 मिनट के लिए जरूर लाइए, उस बच्चे के हाथ से 2-3 लोगों को खाना जरूर खिलवाएंगे हम। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी कोई बच्चा आता है, मतलब 10 मिनट तो छोड़िए, वो 1.5 घंटे से तक जाने के लिए तैयार नहीं होता, वो वहीं बांटने में मजा आता है उसे। तो ये जो संस्कार हम भूल चुके थे, वो संस्कार धीरे धीरे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर। अच्छा, ऐसा मौका मिलता नहीं है ना लोगों को, ये मंच दिया है जहां पर वो बच्चे अपना एंजॉय भी करते हैं, उन्हें खाना खिलाने में मजा आता है। ये सारी एक्टिविटीज कहीं और है नहीं, आप अपने यहाँ करके देखिए, आप जम्मू लद्दाख वगैरह पूरे इस स्टेट के अंदर करके देखिए, मोहल्ले में लगाइए, आप देखिए कितना एंजॉय करेंगे बच्चे। और यही संस्कार जो हम भूल चुके हैं वो देने का प्रयास कर रहे हैं। एक और बात आपने बहुत बढ़िया कही है कि मैं अपना ये जो जिंदगी की शाम है, ये जो बुढ़ापा है, ये सिर्फ पार्क में ही नहीं गुजारना चाहता। तो ये बात भी आपने सही कही। और खासकर आप शायद एक बार कहीं किसी से बातचीत करते हैं, एक्चुअली सेकंड इनिंग होती है ना मैम, सेकंड इनिंग जो होती है ये सबसे बढ़िया इनिंग होती है। जो फर्स्ट इनिंग है इसमें तो पैसा कमाने में लग जाता है, मकान भी बनाना है, दुकान बनानी है, बच्चों की शादी, अब सारी चीजें सेटल कर दी, बुढ़ापा सिक्योर कर दिया। अब वही मैं कहता हूँ हर एक से कि पार्क में बैठ के हम क्या बातें करते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार ने ये नहीं करा, इसने ऐसा नहीं करा, उसने वैसे। अरे यार, हम क्या कर रहे हैं? हमने जो 60-65 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैं शेयर नहीं करूंगा मेरे साथ चला जाएगा। आपके साथ किसी ने बहुत सही कहा है, आप जब दुनिया से जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। जब कुछ नहीं ले जाना है तो जो आपने यहाँ पे अर्न करा है वो लोगों को अपना एक्सपीरियंस क्यों ना बांटे आप। जो 65 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उस उम्र तक आने में आपको फिर इतनी मेहनत पड़ेगी, तो वो एक्सपीरियंस में आगे दे दूं। तो रिले रेस होती है ना कि आपको बैटन पकड़ाया, आपने उससे आगे से भागना शुरू कर दिया। तो आदमी
जो हमने संस्कार लिए हैं, अगर वो हमारे साथ चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये धीरे धीरे उसी को मेंटेन करने की एक छोटी सी कोशिश है। और जैसा आपने कहा कि ये लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए, और सारे बुजुर्गों से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं वो यंगस्टर्स को जरूर शेयर करें। जी, और जिन अब इस उम्र के इस पड़ाव में थोड़ा वक्त भी मिलने लगता है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो कर तो रहे हैं, काफी सारे लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं समाज के लिए, लेकिन उनके पास अपनी नौकरी है, घर परिवार देखना है, माँ बाप देखने हैं और बाकी चीजें उनकी जिम्मेवारियां हैं, तो ये वक्त है देखने का। नहीं, और आप बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, बोले अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मना करता हूं, मैंने कहा यंगस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जितने भी सोशल वर्क जब भी मैं टीवी वगैरह में देखता हूं और एनजीओ में देखता हूं कि यंग बच्चे हैं, मैं हमेशा मना करता हूं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है, कैरियर बहुत जरूरी है। कहना बिल गेट्स का मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमाओ, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ये तो मान के चलिए आप। और ये जितने भी यंगस्टर्स आते हैं उनको कहता हूं कि पहले आप अपना कैरियर बनाइए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपना मकान बनाइए, अपनी फैमिली सेटल करिए, उसके बाद में जब आप हमारी उम्र में आ जाएं और अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लें, उसके लिए पेंशन वगैरह की सुविधा हो जाए आपके पास में, तो ये सारे काम करिए आप सोशल वर्क। अनूप जी, आपने जो इतने बढ़िया विचार हमारे साथ साझा करे, बहुत ही अच्छा लगा, और हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वर करे आप इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहें और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। और देखिए, इसी माध्यम से आप पता नहीं कब से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, लोग भी इसी तरह से पता नहीं कहां से। और मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूं कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आप जो काम भी कर रहे हैं, आपको जो भी आपके पास में डोनेशन दे रहा है या कुछ हो रहा है, उसको ये लगना चाहिए मैं कहाँ दे रहा हूं और वो मेरा चीज का क्या यूज हो रहा है। तो हम लोग डेली जो है अपना जो भी हमारे पास खाना बचता है या हमने क्या बनाया है, उसको सारी पब्लिक के बीच में डेली हमारी दादी की रसोई.in हमारा जो है वेबसाइट है, और दादी की रसोई बाय अनूप खन्ना मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक करिए आप, दादी की रसोई बाय अनूप खन्ना। उसमें डेली क्या होता है वो सारी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हमारे विचार रखने के लिए। शुक्रिया।